नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम समझेंगे कि ये जो संसद भवन का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, जिसमें बहुत सारी हिंदूवादी चीज़ें लगाई गई हैं और एक बढ़िया भगवा प्रदर्शन के साथ उद्घाटन हुआ है, क्या ये संसद भवन मोदी जी ने छोटा बना लिया है? आप कहेंगे कि साहब ये तो पहले वाले संसद भवन से बहुत बड़ा है, आप कह रहे हैं छोटा है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको छोटा क्यों समझा जा रहा है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये संसद भवन भारतीय जनता पार्टी के सपनों का संसद भवन क्यों है और भारतीय जनता पार्टी को इस नए संसद भवन के होने से आने वाले 50 साल तक सत्ता में जमे रहने का सपना क्यों दिखाई दे रहा है। हम समझेंगे कि इस संसद भवन को जल्दी से जल्दी मोदी जी क्यों बना लेना चाहते थे और हम ये भी समझेंगे कि ये संसद भवन की जो कहानी है ये किस तरह से इस भारत को दो भागों में बांटने वाली है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने रखूंगा। देखिए, जब ये संसद भवन बन रहा था तो बहुत सारे लोग इसकी निंदा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे लोग। लेकिन सच ये है कि संसद भवन एक बड़ा बनना था। पहले वाला संसद भवन छोटा था, बड़े भवन की आवश्यकता भविष्य में थी, इसलिए इस संसद को बनाने की आवश्यकता थी, इसको बनाया जाना था। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये और बाद में भी बन सकता था। जब कोरोना था, कोविड था, लोगों के पास में खाने को नहीं था, इस देश के लोग पैदल पैदल सड़कों पर जा रहे थे, बेरोजगार होकर अपने घर लौट रहे थे हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के। ऐसे माहौल के बीच में सरकार की प्राथमिकताएं धन खर्च करने को लेकर कुछ और होनी चाहिए थी और ऐसे में सरकार ने संसद भवन, प्रधानमंत्री का अपना घर, नया प्रधानमंत्री निवास और बहुत सारी चीज़ें बनाई, जिसको कई लोगों ने कहा कि बहुत महंगे टॉयलेट वहाँ बनाए जा रहे हैं और उसको लेकर उनकी आलोचना भी हुई। तो ये इतनी आलोचना झेलकर, इतना सारा विरोध झेलकर, इतनी ज़्यादा परेशानियां झेलकर क्यों मोदी जी जल्दी से जल्दी संसद भवन बनाना चाहते थे? आप एक बार सोचिए कि वो 2021 के अंदर संसद भवन बना के, जाहिर बात है कि कोई ना कोई बात तो रही होगी जिसकी वजह से वो इस संसद भवन को जल्दी से जल्दी बना लेना चाहते थे। आज हम समझते हैं कि वो वजह क्या थी। उसको समझने के लिए पहले आपको इस बात पे जाना पड़ेगा कि ये संसद भवन आकार से छोटा क्यों है। इसकी एक वजह है, भारत में एक लोकसभा सीट 10 लाख लोगों की आबादी के ऊपर होनी चाहिए, 10 लाख वोटर के ऊपर नहीं। 10 लाख की आबादी पे एक लोकसभा सीट होनी चाहिए और आज जो हमारी संसद बनी हुई है वो कुल 55 करोड़ आबादी के हिसाब से ही, जाहिर बात है हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उस लिहाज से आज हमें अगर देखा जाए तो 54 करोड़ आबादी पे ये 540 सीटें बनी थी और 10 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट का फार्मूला पुराने ज़माने का है। 543 सीटें हैं, आपको पता है, लोकसभा की। 2011 में ही देश की आबादी 121 करोड़ थी। हर 10 साल में जनगणना होती है, तो 2011 के बाद 2021 की जनगणना के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, उसके आंकड़े दफन हैं। उसकी वजह हुई कि ये कोविड के कारण भी थोड़ा सा काम लेट हो गया था। तो जो जनगणना हमारी आखिरी हुई थी वो 2011 में हुई थी। उस समय आबादी 121 करोड़ थी। अगर 10 लाख लोगों का एक लोकसभा क्षेत्र होता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, कितने लोगों पे एक सांसद हो, तो उसमें आपकी जो सीटों की संख्या होनी चाहिए 2110 होनी चाहिए। यानी भारत में आज फिर से हदें तय की जाएं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की, तो 1210 सांसद चुन के आएंगे, तो लोकसभा में बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए 1210 लोगों की। ये बात कर रहा हूँ 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2021 की जनगणना आएगी और उसके जो आंकड़े आएंगे तो ये संख्या करीब
1300-1350 के आसपास पहुंच जाएगी। तो मोदी जी ने जो संसद भवन बनाया है इसमें तो 888 लोगों के बैठने का इंतजाम है लोकसभा में। तो क्या छोटा संसद भवन बना लिया? अब आपके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में जिनका तार्किक दिमाग है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, एक कीड़ा दौड़ रहा होगा। एक बात बताइए, 543 तब से बनी हुई हैं, बढ़ी नहीं हैं। 71 की जनगणना का आधार चल रहा है और अभी अचानक आप इतना सारा बढ़ा देंगे, मजाक चल रहा है क्या? ये प्रश्न में आएगा दिमाग में। कुछ भी आप हिसाब लगा देते हैं, कुछ भी ऐसे बोला जाता है ना आजकल, कुछ भी लिख देते कमेंट में भी, कुछ भी। तो ये कुछ भी नहीं है। 1210 सीटें हो जाएंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दरअसल हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी का जब जमाना था, जब इमरजेंसी लगी थी, तो उस वक़्त हालत दूसरी थी। उस वक़्त हालत ये थी कि सरकार का पॉपुलेशन कंट्रोल पे पूरा फोकस था। तो लोगों ने ये कहा कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस है, लेकिन जो उत्तर भारत के बीमारू राज्य हैं, बीमारू राज्य उनको कहते हैं लोग, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो ये जो राज्य हैं ये तो बहुत सारी आबादी पैदा करते हैं। तो ये जनसंख्या नियंत्रण तो करेंगे नहीं, और दक्षिण के राज्य जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, बच्चे दो ही अच्छे को मान रहे हैं आपके। तो आप एक बात सोचिए कि भारत में इनकी आबादी तो बढ़ती चली जाएगी, और वो जो बैठे हुए हैं साउथ में, जो ईमानदारी से अपनी आबादी को नियंत्रित कर रहे हैं, केरल के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, तो संसद में उनके तो कम लोग पहुंचेंगे। तो इंदिरा गांधी ने कहा ना, इसके लिए हम इंतज़ाम कर रहे हैं, और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक 76 में उन्होंने एक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ गई। 2026 तक नया डिलिमिटेशन या पुनर्सीमांकन रोक दिया गया, 2076 से 2026 तक। तो ये हुआ कि वहां तो वो आबादी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं उत्तर भारत वाले, दक्षिण वाले जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसका नतीजा तो ये हो जाएगा कि बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो इंदिरा गांधी ने कहा चिंता मत करो। 1976 में भारत की संसद एक संविधान संशोधन लेकर आई, जिसके तहत लोकसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन का काम, पुनर्सीमांकन का काम, डिलिमिटेशन का काम 50 साल के लिए, 5 और 0 50 साल के लिए रोक दिया गया। और यह माना गया कि इन 50 साल में पूरा भारत सभ्य हो जाएगा और सब लोग अपनी आबादी को नियंत्रित कर लेंगे। तो सब जगह बच्चे दो ही अच्छे होंगे, तो जो आने वाले समय में जो परसेंटेज आएगी, जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व आएगा, वो उसी अनुपात में हो जाएगा जो आज के अनुपात में है। लेकिन हुआ ये कि इसके बाद से आबादी का अनुपात सही हो नहीं पाया। भारत में बहुत सारी शक्तियां थीं जो लगातार आबादी बढ़ाने पर जोर दे रही थीं, खासतौर पे धार्मिक राजनीति करने वाले लोग। आरएसएस के बहुत सारे संगठन, उनके जो बहुत सारे सदस्य, साध्वी ऋतुव्रता लंबे समय तक ये अभियान चलाती रहीं। गिरिराज सिंह का वीडियो अभी हाल में ही आया था, आपने देखा होगा। और ये लोग लगातार कहते रहे कि हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए, और दूसरी तरफ एक ये बयान भी देते थे कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। और उसके साथ एक दो लाइन और जोड़ देते थे कि जो लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, 4 शादी कर रहे हैं, मकसद होता था उनका हेट्रेट पैदा करना। उनका मकसद किसी एक समुदाय को टारगेट करना होता था। उनका मकसद आबादी कम करना नहीं होता था। आबादी बढ़ाने के प्रोग्राम में वो लगातार लगे हुए थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि भारत की आबादी उस तरह से समान अनुपात में बढ़ नहीं पाई। तो अब वो इंदिरा गांधी जो 50 साल का संशोधन करने गई थी, जिसके अनुसार 523 सीटें हैं, वो अब 2026 में जो मियाद थी 50 साल की, वो हो जाएगी खत्म। यानी 2026 में आपको फिर से सीमांकन करना पड़ेगा। तो क्या होगा? जहां पे मैं था 10 लाख पे एक लोकसभा सदस्य, यही होगा ना। अब कुछ भी तो नहीं कहेंगे ना। तो आप सीधा सा ये गणित समझिए कि उसके बाद में
आप देखेंगे कि 10 लाख पे एक लोकसभा सदस्य मतलब 1210 सीटें, तो संसद भवन पड़ जाएगा छोटा, पहली चीज़। दूसरी एक समस्या और है, समस्या ये है कि जब तक जनगणना नहीं होगी, 2021 की जनगणना के आंकड़े नहीं आएंगे, सीमांकन किया नहीं जा सकता, इसलिए जनगणना के आंकड़े भी जल्दी जल्दी आएंगे। आर्टिकल 81 में कहा गया है कि संसद में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, लेकिन आबादी अब बढ़ गई है, तो इस संविधान के इस हिस्से में भी आर्टिकल 81 में भी अब करना पड़ेगा बदलाव, और जाहिर बातें किया जाएगा। तो क्यों किया जाएगा, आप कहेंगे जब संसद भवन मोदी ने छोटा बना लिया है तो मोदी जी ऐसा बदलाव क्यों करेंगे कि उनका संसद भवन छोटा पड़ जाए, ऐसा काम क्यों करेंगे? छोटी सी बात है। अब मैं आपको बताता हूं मोदी जी क्यों चाहते हैं कि कितनी जल्दी सीटें बढ़ जाएं तो उनका काम बन जाए, उनका भला हो जाए। उनका भला कैसे होगा, इसको समझने के लिए आपको ये आंकड़े देखने पड़ेंगे। आज की तारीख पे जिनमें 1221 सीटों की बात कर रहा हूं उनके हिसाब से, लेकिन मैं दक्षिण और उत्तर की बात करता हूं। दक्षिण के राज्य हो गए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। इनकी जो है सीटों की संख्या जो बढ़ने वाली है सीमांकन में, वो 184 हो जाएगी, अभी 129 है, यानी उनके 55 सीटें बढ़ जाएंगी, जो कि 42% की बढ़ोतरी है। 42% सीटें बढ़ जाएंगी दक्षिण के राज्यों की, और उसके मुकाबले अगर आप उत्तर के राज्यों को देखें तो इनकी जो सीटें बढ़ेंगी वो 84% बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा है। 298, मैंने कल इसमें संकेत दिया था आपको, है ना। इसी तरह से उनके हिस्से में 184 सीटें आने वाली हैं, यानी अधिकतम सांसद दक्षिण भारत 184 दे सकता है इन राज्यों से, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली को मिला के 398 सीटें होती हैं। यानी उत्तर भारत के राज्यों के हिस्से में 398 सीटें, दक्षिण भारत के राज्यों के हिस्से में 184 सीटें। बहुत नाइंसाफ़ी है। हमारी जो सीटें हैं उनकी सीटों में जो बढ़ोतरी होगी वो 129 सीटों की ही होगी, और हमारी उत्तर भारत की सीटों में 216 बढ़ोतरी हो जाएगी, 84%। वहाँ 42%, यहाँ 84%। अब आप कहेंगे कि इससे मोदी जी को क्या खुशी मिलती? बीजेपी की इसी में खुशी है। बीजेपी का 50 साल सरकार में रहने का सपना ये आंकड़ा पूरा कर सकता है। कैसे? दक्षिण भारत में बीजेपी के पास क्या है? गोल बड़ा बड़ा अंडा है। कर्नाटक में एक में सरकार थी, वहाँ पे भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो वहाँ से भी दक्षिण भारत में बीजेपी के पास कुछ नहीं है। उत्तर भारत में बीजेपी के पास क्या है? उत्तर भारत में बीजेपी के पास वोट ही वोट हैं। जो पूरा हिंदू फैनेटिज्म है, राष्ट्रवाद है, वो सब यहीं तो बिक रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो ये जो संतुलन गड़बड़ाने वाला है, इस संतुलन को लेकर दक्षिण भारत वाले पहले से ही टेंशन में हैं, और वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि आप परिसीमन करोगे तो परिसीमन का ये जो नया तरीका आप निकाल के लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस तरीके से तो हमारे साथ भेदभाव हो जाएगा। हमने तो देश के हित में अपने यहाँ परिवार नियोजन किया, केरल में ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं किए, तमिलनाडु में ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं किए, कर्नाटक में ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं किए, और आप हैं कि बच्चे पे बच्चे की मशीन चलाए जा रहे हैं। तो अगर देश के मामले में आपने आबादी का बोझ बढ़ाया तो हमको इनाम मिलना चाहिए कि हमको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भैया इनाम इनको ही मिलेगा जिनकी हमने आबादी बढ़वाई है। समय समय पे आपने सुने होंगे बहुत सारे जो आरएसएस से जुड़े हुए साधुओं के भाषण, मौसी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, एक बच्चा 2 बच्चा रखोगे तो मामा का रिश्ता खत्म हो जाएगा, चाचा का रिश्ता खत्म हो जाएगा, बुआ का रिश्ता खत्म हो जाएगा, एक ही बच्चा रख के कैसे होगा, 2 ही बच्चा रख के कैसे होगा, हिंदुओं को तो आबादी बढ़ानी चाहिए, ये सब कहा गया। और हिंदुओं को कहा गया आबादी बढ़ाओ, ये भी कहा गया कि तुम नहीं बढ़ाओगे तो दूसरे बढ़ा रहे हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि आंकड़ों से कुछ और चीज़ें निकली, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये एज है, क्लियर कट एज है, क्योंकि आपके पास में 84% सीटें
होने वाली हैं जो, और उनके पास में होने वाली 42%, यानी राज करेगा देश पे उत्तर भारत। देश पे हमेशा उत्तर भारत राज करेगा, और उत्तर भारत में डोमिनेट कौन करता है? वो डोमिनेट करती है भारतीय जनता पार्टी, अभी कम से कम। तो 2026 तक का ये एम्बार्गो है। मैंने कहा था कि आखिरी चुनाव, इस आखिरी चुनाव में ही विपक्ष के पास मौका है कि अगर बीजेपी को 2024 में हरा ले जाए तो हरा ले जाएं। 26 के बाद क्या होगा? 26 के बाद तो ये हो जाएगा पुनर्गठन, और जब पुनर्गठन होगा सीटों का, उसके बाद में तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मोदी जी ने जो संसद भवन बनाया वो क्यों छोटा है। आप ये भी समझ गए होंगे कि मोदी जी जो हैं वो जल्दी से जल्दी नई बिल्डिंग में क्यों जाना चाहते हैं, और आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों जल्दी से जल्दी पुनर्गठन हो जाए, नई संसद में ज़्यादा प्रतिनिधि। कुछ नहीं तो हम ये एक नया प्रावधान ले आएंगे कि भाई 10 लाख पे नहीं 15 लाख पे होगा। लेकिन कैसी भी स्थिति होगी, अगर आबादी के अनुपात में सांसद होंगे तो उत्तर भारत की जीत ही जीत होगी। अगर 10 की जगह 15 लाख कर देंगे तो उनकी सीटें भी कम हो जाएंगी, आपकी भी कम हो जाएंगी, लेकिन अनुपात में ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले इस देश पे राज करेंगे। यह सीधी सी कहानी है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बहुत आस है भविष्य की, और यही वो कहानी है जिसके कारण जो सेंगोल वेंगोल जो भी आपने रखा है वो पर्याप्त तो नहीं होगा दक्षिण का दिल जीतने के लिए। कुछ लोग अभी पॉलिटिकल एनालिसिस 2-4 दिन से कर रहे थे, सेंगोल आ गया, अब तो मोदी जी दक्षिण का दिल जीतना चाहते हैं वगैरह वगैरह। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी एक समझ बनी होगी कि आने वाले समय में देश की राजनीति किधर जाने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और उम्मीद करता हूँ कि जाति के आधार पर जनगणना की जो मांग हो रही है उस मांग के पीछे भी क्या है ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप बहुत सारी एक कम्युनिटी की सीटें लेके जाने वाली पार्टी की मोनोपोली तोड़ते हैं, क्योंकि अलग अलग आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियां भी मजबूत होती हैं। सभी अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर से नेता उभरेंगे, लोगों को पता चला अच्छा हमारी जाति के इतने सारे लोग हैं, 4 नेता उधर से निकल आएंगे, तो ये जो बड़ा एजेंडा है इस पर फ़र्क पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो भैया साथ में घंटी वाला बटन भी दबाइए, और घंटी वाला बटन दबा रहे हैं तो उसके साथ में ऑल ज़रूर सेलेक्ट करिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।